नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी हलचल शुरू हो गई। जो हलचल महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, वाया बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। और इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामान पैक हो रहा था। और सामान पैक हो रहा था, इससे पहले कुछ और समझ ले आप, तो मैं उसको क्लियरफाई कर देता हूं। नरेंद्र मोदी साहब का सामान पैक होना था क्योंकि वो लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ क्यों जा रहे थे? लखनऊ की धरती से ही लोकसभा का चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता का स्वाद चखाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और इससे पहले जो भारतीय जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनसंघ एक तरह से नींव रखने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन उनके लखनऊ पहुंचने से पहले ही बड़ा बवाल हो गया है। और लखनऊ पहुंचने से पहले ही बड़ा बवाल हो गया है, बड़ी बगावत हो गई है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और ऐसा लग रहा है कि क्या सरकार यूपी की गिर सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के जो चाणक्य आप समझ लीजिए, मुलायम सिंह यादव के चाणक्य आप समझ लीजिए, उन्होंने ऑफर कर दिया है कि ठीक है, अगर वहां बेइज्जती महसूस हो रही तो आ जाइए, हम पूरा सम्मान देंगे। और पूरा सम्मान, जरा मैं शिव जी थोड़ा सा समय ले रहा हूं, ये अखिलेश यादव इस शब्द को अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन ये मुलायम सिंह यादव की परिभाषा। मुलायम सिंह यादव जब भी विधायकों की जरूरत पड़ती थी, तो उस समय भी मोल भाव होता था, तो वो सीधे सीधे कहते थे, ना भैया, ये जो नगर नारायण वाला खेल है ये हम नहीं खेलते। हाँ, आप आ जाओ, हमारी सरकार बनाओ, आपका पूरा सम्मान रखेंगे, पूरा सम्मान रखेंगे। मतलब मंत्री पद ले लो, और मंत्री बनने के बाद कोई एक दो जिला भी छांट लो, उस जिले में तुम्हें जो करना है करो, अपने मंत्रालय में जो करना है करो, मैं रोकूंगा नहीं, मैं टोकूंगा नहीं, पूरा सम्मान दूंगा, यथोचित सम्मान दूंगा। यानी आपको आपके जिले का, जो मुलायम सिंह यादव का एक ऑरा नहीं हुआ करता था कि वो हर जिले में एक मुख्यमंत्री बना देते थे, यानी उस नेता को इतना बढ़ा चढ़ा देते थे कि वो नेता उस जिले का और आसपास के दो तीन जिलों का अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझने लगता था। तो उन्हीं मुलायम सिंह यादव की, नेताजी की भाषा में शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी के विधायकों के सामने गाजर लटका दिया है। आओ भैया, वहां अपमानित महसूस कर रहे हो, आ जाओ, हम पूरा सम्मान देने के लिए तैयार है। और पूरे सम्मान का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है शिव जी। उत्तर प्रदेश में कल मंगलवार था और मंगलवार को रात 9:30 हलचल मच गई। शाम तक सदन चला। सदन में किसी को चर्चा नहीं हुई कि आज प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों की एक लिट्टी चोखा पार्टी है, चाय पार्टी है। 50-60 आदमी की व्यवस्था 1 मिनट में नहीं हुई होगी। संतोष जी, आप भी समझदार हैं कि एकाएक बुला लिए सबने लोग। अब कह रहे हैं सब भाई विधायक, वो एकाएक फोन आया, हम चले गए। अरे आपने लिट्टी चोखा मारा है, सफेद कागज पे दस्तखत किए हैं, जो सबके सामने आ गया है। तो ऐसे में इस बैठक को एक बड़ा माइलेज मिलने लगा कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं 24 घंटे पहले, यानी ये बैठक तो 36 घंटे पहले हो गई, 40 घंटे पहले। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री को संदेश आज ही क्यों खबरें चलना शुरू हुई? आज ही क्यों ये सब अटैक और सब एक वर्ग लगाए कि बैठक में कुछ नहीं हुआ, बैठक में अधिकारियों तक चर्चा रही, मुख्यमंत्री की कोई बातचीत नहीं हुई है? ये एक वर्ग क्यों कहने लगा? और वो वर्ग कहने लगा जो हमेशा सत्ता के समक्ष खड़ा रहता है। आखिर कोई तो चर्चा हुई होगी, क्यों हुए विधायक? जिस दिन कुटुंब इकट्ठा हुआ उस दिन तो सब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ पूरा कुटुंब परिवार खड़ा हुआ है। खुल के ऐलान कर दिया छत्री विधायक लामबंद ने। आज ये कह देने में क्यों दिक्कत है कि ब्राह्मण ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ना मुख्यमंत्री बनेगा? ब्राह्मण शंख बजाएगा और बिना पद के रह जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। ये नारा क्यों बना दिया? इस नारे से घबरा गए हैं। अब कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, चर्चा ये होगी, निश्चित होगी कि भैया क्या दिक्कत है, विधायक क्यों नाराज है। हालांकि राज्यपाल महोदया ने तो बता दी होगी, वो सरकार को बताती हैं सब बातें। लेकिन इस सब के बावजूद ये दस्तखत और ये पूरा प्रपत्र मीडिया तक आना, कोई तो कारण होगा। संतोष जी, क्या असर दिखेगा कल? क्या खुला विद्रोह कर दिया लोगों ने? देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल एक संदेशा दिया जा रहा है। अब देखिए होगा क्या, जब सरकार में संकट की स्थिति है, मुख्य विपक्षी दल ने ऑफर दे दिया है, विधायक मुख्यमंत्री से नाराज है, विधायक सरकार से नाराज है, और ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी तो ये मसला तो उठेगा।
और फिर ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि देखिए सरकार में अब हमें सरकार बचानी है क्योंकि सरकार चलानी है। जो घुट्टी ये दूसरों को बुलाते थे, पिलाते थे कि सरकार बचाना जरूरी है, क्या पता प्रधानमंत्री वही घुट्टी इनको पिला दे कि देखिए योगी जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है पार्टी अनुशासन होता है, पार्टी संगठन होता है, कई बार सरकार बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आप आइए, आपकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, देश की राजधानी दिल्ली में आपका इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये बगावत कितना बड़ा है उसको आपके लिए समझाता हूं मैं। इस बगावत को समझिए, क्यों अचानक नहीं हुआ। अब इसको आप जो भी कह लीजिए कि उसमें चाहे वो भोज का हो या लिट्टी चोखे का हो, ये तमाम चीजें कह लीजिए, लेकिन ये बगावत अचानक नहीं हुई। 2022 का विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव 403 सीटों पर हुए थे और उस 403 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में अगर मैं जातिवार विधायकों की संख्या की बात करूं तो सबसे ज्यादा शिवजी, सबसे ज्यादा 52 विधायक जीत कर आए थे ब्राह्मण समुदाय से। 403 में से 52 ब्राह्मण थे। उसके बाद उस 52 विधायकों में से भी ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने दर्शकों को भी बताऊंगा, उस 52 विधायकों में से जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण जीत कर आए थे उसमें से 46 भाजपा के, सपा के सिर्फ 5 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आए थे, कांग्रेस पार्टी के 1 ब्राह्मण उम्मीदवार, यानी 52 विधायक ब्राह्मण जीत कर आए जिसमें से 46 भारतीय जनता पार्टी में थे और दूसरे नंबर पर 49 विधायक थे वो ठाकुर समाज से जीत कर आए थे जिसमें से बीजेपी गठबंधन में 43। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास 46 ब्राह्मण विधायक और उनके गठबंधन में 43 ठाकुर विधायक। लेकिन मुख्यमंत्री आपने किसको बनाया, फिर से प्रदेश अध्यक्ष आपने किसको बनाया? और ये हालत तब है जब आपको वाराणसी और वाराणसी से लगे जिलों में चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण मतदाताओं की जरूरत पड़ती है। पूरे यूपी में 10 से 11% ब्राह्मण मतदाता है, कई जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, बुंदेलखंड के कई इलाकों में 20% के लगभग ब्राह्मण मतदाता है और 125 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता जीत हार का फैसला करते हैं। ये सब आंकड़े मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे भी पाठक लगा हुआ है, मैं भी ब्राह्मण हूं और ये जो भोज का आयोजन किया गया था वो भी एक पाठक विधायक किया गया था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब आंकड़े कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद दिलाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि देखिए पिछली बार क्या हुआ था हमारे साथ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री उन्हें मध्य प्रदेश की याद दिलाएंगे 2018 की विधानसभा चुनाव की जिसमें आरक्षण को लेकर एक फैसला आया, सरकार का स्टैंड सामने आया, ब्राह्मण समुदाय नाराज हो गया और मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारकर सत्ता से बाहर होना पड़ा। ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, और आगे भी कई चीजें बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं दर्शकों को शिवजीत कि 25 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे, वहां 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे जिसमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जयंती भी है और सुशासन दिवस पर अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, तो इस सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी विशाल प्रतिमाएं वहां लगाई गई है जिनका अनावरण करेंगे, जिनकी ऊंचाई 63 मीटर है और लखनऊ की बसंत कुंज योजना के तहत कमल आकार के राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो तैयार किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोटे तौर पर कार्यक्रम मैं आपके सामने दर्शकों को बता देता हूं कि वो हेलीकॉप्टर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे, फिर वहां पर वो अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे, फिर वो म्यूजियम जाएंगे जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय की जीवन गाथा से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, फिर म्यूजिक में जो भाषण देते हुए नेताओं का स्टेच्यू भी लगाया गया ये भी आपको बता दो, और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का पार्क का उद्घाटन करेंगे और फिर मुख्य मंच से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी योजना बनाई है, लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर भी पीएम मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के जरिए किया जाएगा। और एक बड़ा दिलचस्प जानकारी मैं दर्शकों को बता दूं, राजकुमार चाहर है ना सांसद, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और प्रतिमा तो लेके जा रहे हैं। अभी राजकुमार चाहर साहब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास चले गए थे सिंधी, एक पत्रकार ने इसको अपने पॉडकास्ट में इस बात को रखा है। और पता क्यों गए थे वो अश्विनी वैष्णव के पास?
पहले मैं बता दूं कि अश्विनी वैष्णव जब अधिकारी हुआ करते थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही वो जुड़े हुए थे। और राजकुमार चाहर पहुंचे अश्विनी वैष्णव को कि अटल जी बहुत गुस्से में, अटल जी बहुत नाराज है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अरे अटल जी नाराज है, चौंक गए वो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा कि बताओ, अब तो रेल मंत्री वो है जो मेरे साथ अधिकारी के तौर पर काम किया और फिर भी मेरे जो जन्मधरती है वहां का रेलवे स्टेशन नहीं बन पा रहा है। तो पता लगा कि अश्विनी वैष्णव ने कुछ फंड वंड कुछ अलॉट किया है। लेकिन 11 साल में ये अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली के रेलवे स्टेशन को नहीं सुधार पाए और प्रतिमाएं बना रहे हैं। लेकिन वो चलिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा इशू है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से 36 घंटे पहले 52 से ये लगभग विधायकों का, जिसमें एमएलए भी है एमएलसी भी है, एक साथ जोड़ना, एक साथ खड़े होना, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल बजाना, उनकी सुनी नहीं जा रही उस दुख और पीड़ा को सामने रखना। और इसमें कई ऐसे विधायक भी है शिव जी जो आमतौर पर योगी आदित्यनाथ के गुट के माने जाते हैं, वो विधायक भी उस बैठक में मौजूद थे। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ा खेल शुरू हो गया है और हमें इसके तार जोड़ने होने चाहिए, तार जोड़ने होंगे। योगी आदित्यनाथ अड़ गए। अब देखिए कैसे आया कि कुर्मी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, तो आपने योगी आदित्यनाथ की एक छवि तो डाल दी, पहले ही वो ठाकुर वाली छवि से वो ग्रस्त है। अब ये आ गया कि आपको कुर्मी चाहिए, तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा भाई? सिर्फ वोट देने के लिए है क्या? फालतू ढोने के लिए क्या है? सरकार तो चल नहीं रही। एक डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनको भी आपने डिप्टी सीएम जैसा सम्मान नहीं दे रखा है। उनका नाम तक नहीं लिखते हैं आप जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अगर आपका बस चले तो तस्वीरें भी काट दे। अभी केशव प्रसाद मौर्य का एक पोस्ट किया, उसमें केशव की तस्वीर उन्होंने एक तरह से गायब कर दी थी। वो तमाम चीजें, तो वो कहाँ जाएंगे? और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष बने, जो कुर्मी समुदाय से, जो दिल्ली अपने पिटारे से निकाल के लाया, उनके राजनीतिक गुरु रमापति राम त्रिपाठी है, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनमें और पंकज चौधरी में लगातार मुलाकातें हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। और उस बीच ब्राह्मण विधायकों का इतनी हिम्मत जुटा लेना कि वो सब 50 से ज्यादा विधायकों को जुटा लेते हैं एक भोज पर। और ये तैयारी अचानक नहीं होती, ये तैयारी अनायास नहीं होती। जाहिर सी बात है कि तैयारी की गई होगी, टेंट सामने आने लगाए गए होंगे, भोजन का प्रबंध किया गया होगा। अब बाकी उन्होंने लिट्टी चोखा खाया या क्या खाया ये पता नहीं, लेकिन जब बातचीत हुई होगी तो पीड़ा तो निकलती है, दुख तो निकलता है। भाई एक विधायक का फोन अगर डीएम और एसपी ना उठाए तो किस काम की विधायक, किस काम की विधायक? नहीं नहीं, अब योगी जी तो जाएंगे सिर्फ जी, योगी जी तो हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, हेलीकॉप्टर से उठ जाएंगे। इन विधायकों को तो भाई रोड ही चलना है ना अपने क्षेत्र में। बड़े मजेदार एक बात हमने निकाली है कि 52 ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें 46 भारतीय जनता पार्टी से चुने गए, 5 समाजवादी पार्टी से हैं और अकेली एक महिला विधायक है कांग्रेस से, प्रमोद तिवारी की बेटी मोना मिश्रा। वही डेटा मैंने आपको अभी बताया था मैंने। अब 52 विधायकों में 46 कहां से हो गए? भाजपा से। अब जो 52 विधायकों के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आती है विधानसभा में, वो है 49 ठाकुर विधायक। उनमें 43 है बीजेपी से, 4 है समाजवादी पार्टी से, एक बसपा से, इकलौते विधायक हैं वो ठाकुर हैं, और अकेले राजा भैया अपनी पार्टी से अलग है। ये आंकड़ा हमने आपको बताया 2 जातियों का। अगली जो बड़ी जाति है कुर्मी समुदाय, जिससे 41 विधायक हैं, उसमें 27 बीजेपी से हैं और 13 समाजवादी पार्टी से हैं और 1 कांग्रेस से। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं 34 मुसलमान विधायक, जो सिर्फ समाजवादी पार्टी से हैं। संतोष जी, ये विधायक लगभग हो जाते हैं 156, 156, नहीं ज्यादा हो जाते हैं, 104 और 2 6, 100, 150, 186। संतोष जी, अब इसमें 43 जो बीजेपी से ठाकुर समुदाय के विधायक हैं, उन्हें मिल गया मुख्यमंत्री का पद। मेरा आंकड़ा सुनिए। और जो 27 कुर्मी विधायक बने, उन्हें मिल गया प्रदेश अध्यक्ष। और जो 46 ब्राह्मण विधायक थे, उन्हें दिया गया झुंझुना कि बजाइए और वोट बैंक इकट्ठा कीजिए और हमें जिताइए और सत्ता में लाइए। मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनने की जरूरत है कि जो 46 विधायक थे, उन्हें दिया झुंझुना कि जाइए और आप बजाइए, हमने आपके समाज का एक डिप्टी सीएम बना दिया है, जो किसी काम का नहीं है,
किसी अधिकारी उनकी सुनते नहीं, किसी से काम करवाते नहीं, किसी का काम करवा पाते नहीं। आप जाइए झुंझुना बजाइए, 27 यादव हैं, 24 समाजवादी पार्टी के हैं, 3 हैं बीजेपी के, 19 जाटव हैं बीजेपी से, 18 लोधी समाज के विधायक हैं, 15 जाट समुदाय के विधायक हैं जिन्हें पिछले 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष मिला। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए शिव जी, अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, नंबर का गेम क्या हो रहा है आज की हालत में। मैं आज की बताऊं आपको, 403 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट खाली है, 402 विधायक है। ध्यान से सुनिएगा, इस 402 विधायकों में से आपको सरकार बनाए रखने के लिए कम से कम 202 विधायकों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में 258 विधायक है, लेकिन इन 258 विधायकों में से जो ब्राह्मण विधायक है उनको आप अगर निकाल देते हैं तो फिर जो मार्जिन है वो बहुत थिन बच जाता है, बहुत थिन मार्जिन बच जाता है। प्रधानमंत्री के आने से पहले ही क्या जानबूझकर ये कहानी रची गई? ध्यान से मेरी बात को कहिएगा। भले ही लोग कहें कि भाई अचानक किया गया, विधानसभा में बातचीत हुई, उसके बाद तय किया गया, लेकिन ये सब कुछ अचानक होता नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले से प्लानिंग की गई। अब बाकी आ जाइए, कहने को तो एनडीए गठबंधन के पास 291 विधायक है, लेकिन बीजेपी के पास अपने 258 है, जिसमें ब्राह्मण जो है वो लगभग नाराज है। बाकी अन्य जातियों के विधायकों की भी क्या हालत है वो हम और आप सब जानते हैं। एक लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर साहब, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी विधायकों की क्या हालत है। योगी आदित्यनाथ को लेकर विधायकों में नाराजगी है, इस बात को योगी आदित्यनाथ खुद समझते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तमाम लोग समझते हैं। अब इन्होंने कुर्मी एक प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है तो अनुप्रिया पटेल भी टेंशन में आ गई है, उनके 13 विधायक है, वो भी टेंशन में आ गई है। उधर अखिलेश यादव पीडीए का राग पहले से अलाप रहे हैं। आरएलडी का जो चौधरी शाह वाला जो बयान दिया था, 9 विधायक उनके हैं। ओम प्रकाश राजभर 6 विधायक, वो तो क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट नाराजी रहते हैं, सतत नाराजगी वाला उनका एटीट्यूड होता है, उनकी नाराजगी कभी दूर नहीं होती। और निषाद साहब है, 5 विधायक उनके साथ है। दूसरी तरफ आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में, समाजवादी पार्टी के पास 103 है, कांग्रेस के पास 2 है, राजा भैया के पास 2 है, खुद भी है और एक और उनके साथ है। बीएसपी का 1 विधायक, खाली जो 1 है, और 3 विधायक जो है वो आज की तारीख में असंबद्ध है। ये जो शिवपाल सिंह यादव ने गुगली फेंकी है, इस पे गौर कीजिएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को कहा था कि 100 लेके आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जो गुगली फेंकी है, उनको पता है कि ब्राह्मण विधायकों की क्या हालत है। उन विधायकों का, और फिर जब बात आ जाती है 258, आपको तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। भाई ये कतई नहीं कह रहा कि 2/3 बहुमत समाजवादी पार्टी जुटा लेगी, लेकिन उन्होंने एक नदी जिसमें उफान आ रहा था उसमें पत्थर फेंकवा दिया है शिवपाल सिंह यादव के जरिए। अब बीजेपी टेंशन में है कि कहीं ये विधायक पाला बदल लेंगे तो 2027 से पहले ही खेला हो जाएगा, और ये सब कुछ किया गया प्रधानमंत्री के आने से पहले। अब वो जो कल प्रधानमंत्री, हालांकि आज भी अखबारों की कटिंग तो गई होगी उनके पास, लेकिन कल जब वो लखनऊ उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कान में कुछ कह ही देगा, कोई ना कोई बता ही देगा। और जैसे ही वो योगी आदित्यनाथ से थोड़ा सा भी इसके बारे में पूछ लेंगे तो योगी आदित्यनाथ की भी टेंशन बढ़ जाएगी। बताओ, ये तो सर मुड़ाते ही ओले पड़े, कहा तो मैं अपनी पीआर टीम चुन रहा था प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी जताने के लिए, यहाँ तो प्रधानमंत्री मुझसे पूछ रहे, करे भैया सीएम रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? ये तो विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो बताइए अब क्या करें। और अगर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का एक एक भाजपाई जानता है, खुद योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अगर ईमानदारी से वोटिंग करवा ली जाए तो कितने विधायक उनके पक्ष में वोट करेंगे। ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। नहीं, बात तो आप बड़ी कह रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो मेरा सवाल था वो अलग है कि 46 विधायकों वाले ब्राह्मण समाज को क्या मिला? ना तो प्रदेश अध्यक्ष मिला, ना मुख्यमंत्री का पद मिला। 43 क्षत्रिय विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल गया। 27 कुर्मी विधायक हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। और जो 15 जाट विधायक हैं, उन्हें अब तक प्रदेश अध्यक्ष मिला हुआ था। इसी सरकार की हम तो केवल जिक्र कर रहे हैं। और इससे पहले स्वतंत्र सिंह थे तो उन्हें कुर्मी विधायक, कुर्मी अध्यक्ष पहले भी मिला हुआ था। तो इस सब के बाद क्या ब्राह्मण विधायक संतुष्ट रहेंगे? क्या लग रहा है संतोष जी आपको? जो लखनऊ की खबरें हैं, चूंकि आप सबसे टच में हो, सब बता भी रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो केवल एक मेल मुलाकात थी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक विधायक जी को तो एक अधिकारी का फोन आया तो वो तत्काल बैठक से निकल गए, इससे पहले भी वो एक बैठक से निकल गए थे। तो कई तरीके की बातें चल रही हैं।
नहीं शिव जी, देखिए, बैठक से निकल गए या मेल मिलाप था, राजनीति ऐसी ही होती है। भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टी पार्टी की जिसमें सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात हुई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक वोट से। गिरी थी कि नहीं गिरी थी? तो राजनीति में मेल मिलाप के जरिए ही नए समीकरण बनते हुए नजर आते हैं, और ये मेल मिलाप अपने आप में घंटी बजाता हुआ नजर आता है। और घंटी बजाता हुआ किसके नजर आता है? और अब ब्राह्मणों की हालत देख लीजिए। मैं सीधे सीधे कहता हूं, 1980 में जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब आप बुरे दौर में थे, जब आप संकट के दौर में थे, आपने 1980 से लेकर 2025 तक 6 ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे शिव जी। जब आप बुरे दौर में थे, जब आप संकट के दौर में थे, जब आपके टिकट लेने वाले उम्मीदवार नहीं थे, वापस कर देते थे कि भैया जीतने की संभावना नहीं है, और जब आपके अच्छे दौर आए और उन्हीं ब्राह्मण समाज ने आपको बार बार लगातार जिताने की बात कही, तो आप उनको किनारे कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाले कलराज मिश्र जो थे, वो 2 बार जो है वो यूपी बीजेपी की कमान उनको सौंपी गई थी। और कलराज मिश्रा सिर्फ बीजेपी की कमान 2 बार यूपी में नहीं सौंपी गई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी उनके हाथ में एक बार दिए गए थे, और 75 का फॉर्मूला बताकर आपने उनको रिटायर कर दिया, फिर उनको राजभवन भेज दिया। अभी आजकल वो कहाँ है पता नहीं। फिर महेंद्रनाथ पांडे साहब को एक बार आपने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, और महेंद्रनाथ पांडे को आपने प्रदेश अध्यक्ष की कमान कब सौंपी? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्यों सौंपी शिव जी, पता है आपको? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में, देखिए, 14 में मोदी साहब जीत गए थे, 19 में जो 24 में आपको नजारा दिखा था ना ट्रेलर, उसकी 14 शुरुआत में 19 तो में हो गई। 14 में अभी तो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, जब ब्राह्मण ही लोकसभा थे, का चुनाव हुआ। ब्राह्मण ही थे। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि 14 में भी ब्राह्मण ही थे, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीती थी। उसके बाद आपने हटा दिया, दूसरे को कमान सौंप दी, और उसके बाद आपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटा के केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी। और फिर जब लोकसभा का चुनाव आया, आपको पता लगा कि भाई, नेता देखिए सबसे पहले क्या सोचता है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कितना भी मजबूत से मजबूत नेता हो, सबसे पहले वो देखता है कि भैया मैं सांसदी का चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, मैं विधायकी का चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। अब वाराणसी वाराणसी का चुनाव जीतने के लिए आपको ब्राह्मण वोट तो चाहिए। तो आपने वाराणसी के बगल से आने वाले महेंद्रनाथ पांडे, जो चंदौली से सांसद थे, आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लोकसभा का चुनाव आप जीत गए, बुरे माहौल में भी आप लोकसभा का चुनाव जीत गए, और लोकसभा चुनाव जीतते 62 आप जीते, 2 जो है वो सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी जीती, और फिर आपने उनको हटा के आपने किसको कमान सौंप दी? आपने स्वतंत्र देव सिंह को कमान सौंप दी। और जब आपको ये कहा जा रहा था कि आपको अपर कास्ट से ही प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं बनाना था, आपने मुख्यमंत्री तो आपने रख दिया आपने, लेकिन अगर आपको पिछड़े समाज में भी जाना था, तो क्या ब्राह्मण समाज को देने के लिए आपके पास कुछ है? और मैंने कहा था कि जैसे ही पंकज चौधरी सक्रिय होंगे, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो जाएगा, नेताओं की जबान खुलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि डर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर कोई एक्शन होगा तो एक्शन तो प्रदेश अध्यक्ष ही लेंगे ना शिव जी। अब तो वो यस मैन वाले स्वतंत्र देव सिंह तो है नहीं, तो कुछ भी कार्रवाई होगी अनुशासन की, तो प्रदेश अध्यक्ष फैसला लेंगे, आला कमान की मर्जी से फैसला लेंगे। और इसलिए योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और हम वाकई अब ये नहीं कहते कि भाई सरकार गिर गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हाँ, दिक्कतें पैदा हो गई है। और ये दिक्कतें साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ पहुंचने से ठीक पहले पैदा की गई है, जानबूझ कर पैदा की गई है, ताकि दोनों नेताओं के आपसी विचार विमर्श में ये वाला मुद्दा उठे, और प्रधानमंत्री मजबूती से कह सके कि एक बड़ा दायित्व आपका इंतजार कर रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। अब वो बड़ा दायित्व आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा मंत्रालय है, क्योंकि एक बड़े नेता को कहा जा रहा है कि मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। तो अगर वो मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे, तभी तो उनके बेटे को लखनऊ में कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो उनका जो जगह खाली होगी, वो इनको दिया जाएगा कि जाओ भैया, आ जाओ, पीओके भी ले लो, सिंह भी ले लो, और अगर न्यूज चैनलों की मानो तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो तुम्हें लेने का मन करता है सब ले लो, यहाँ आके बड़ी जिम्मेदारी संभालो। चलिए देखते हैं अब इस पर कल क्या आती है प्रतिक्रिया। हमने तो आज तक की प्रतिक्रिया अभी बता दी है जनता को। दर्शक देखें और हमारी खबर को समझ के हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर क्या है सच्चाई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।